Okay, so just a revision of what we have done in last lecture. ये सारे जैसे बिजनेस की डेफिनेशन एज पर जीएसटी, ठीक है, बिजनेस का इंडिया का डेफिनेशन, एक्शनेबल क्लेम्स, बट ओनली लॉटरी बेटिंग एंड गैम्बलिंग विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई अंडर जीएसटी रैंक amongst all. Money and securities I've explained you, goods and services में money and securities को count नहीं करते हैं, therefore it has to be treated as separately. ठीक है, तो मनी को सेक्शन 2 सबसेक्शन 5 के हिसाब से अलग डेफिनेशन में डाला है. ट्रांजैक्शन इन मनी मैंने आपको बताया था, अगर कुछ कंसिडरेशन के अगेंस्ट में है तो ही वो ट्रांजैक्शन इन मनी माना जाएगा. ठीक है, एग्जाम्पल पे लिखा हुआ है बैंक से अगर आप सिर्फ एक्सचेंज करने गए नोट्स 2000 के तो वो कंसिडरेशन नहीं लेगा उसके लिए, देयरफॉर इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज ट्रांजैक्शन इन मनी. गुड्स एंड सर्विसेज हमने किया था, ठीक है. उसके बाद हमने किया था पर्सन. पर्सन only individual will not be called as person, only human beings will not be called as person, but there is a list beyond that which is known as artificial person. Hindu undivided family, company, firm, it is Hindu undivided family business. Okay, तो उससे मिसअंडरस्टैंड मत करना, वो लिखते ऐसे ही है पर बोलते उसको कैसे हैं, HUF, बिजनेस, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस. फर्म, कंपनी, फर्म मीन्स पार्टनरशिप फर्म्स, ठीक है, कंपनीज, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप उसमें ही आता है फर्म के अंदर. एंड वी हैव एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स. मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको, जैसे क्लब्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा क्लब है ना, दैट इज बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है. एंड एनी कॉर्पोरेशन अंडर सेंट्रल एक्ट, स्टेट एक्ट, ठीक है, एनी बॉडी कोऑपरेटेड और अंडर द लॉ, अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, लोकल अथॉरिटी, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था विलेज पंचायत, है ना, और क्या एग्जाम्पल दिया था, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है. सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी लॉ से रजिस्टर्ड किया हुआ, इनकॉर्पोरेटेड किया हुआ एनी कॉर्पोरेट बॉडी, सोसाइटी as defined under Societies Registration Act 1860, that is cooperative society, or any other artificial judicial person. ठीक है, जैसे यूनिवर्सिटीज होते हैं उसके अंदर कॉलेजेस आते हैं, है ना, तो यूनिवर्सिटीज इज एवरी आर्टिफिशियल. आरबीआई जिसके अंडर में सारी बैंक्स आती हैं, IRDA जुडिशियल पर्सन है ना, ठीक है, उसको लॉ ने पावर्स दी हैं दैट यू नीड टू गाइड others, you need to look after others, their workings, their rules, their regulations, ठीक है. तो इन्हें कहते हैं आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन. तो ये सब पर्सन में काउंट होता है, जिसकी पर्सन की दो कैटेगरीज बनाई गई हैं. एक रजिस्टर्ड, ये रजिस्टर्ड हो सकते हैं, कैन बी वॉलेंटरीली, मतलब वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन भी होता है अगर उनका थ्रेशहोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं हुआ तो, ठीक है ना, और अगर थ्रेशहोल्ड क्रॉस हो गया दे आर लाइबल टू बिकम रजिस्टर्ड. ओके, next is recipient. Section 2, subsection 93. If you don't remember sections, that's okay with that. I mean, no sections will be asked in your question paper. So, it can be asked as define recipient as per section 2, subsection 93. You will not be asked. Okay. So, recipient is, now who is recipient according to you? Who is recipient? It is known as recipient. Those who supply goods and services are known as supplier. I hope you know this. Those who supply goods and services are known as supplier. But recipient is a person who received the supply of goods and services. I know if there is a mistake here. Recipient of supply of goods and services means, okay, नहीं, mistake नहीं है, बराबर है. Recipient of supply of goods and services means where a consideration is payable for supply of goods or services or both, and the person is liable to pay that consideration. That means, suppose, let me take an example. Suppose I am a person, okay, a businessman. Supriya, you have started annotation. Beta, stop that. Don't do anything on screen. Okay, so
सपोज आई हैव कम टू यू टू परचेज गुड्स फ्रॉम यू, ठीक है ना। मुझे आपसे गुड्स खरीदने हैं। जब मैं आपसे गुड्स खरीदूंगी, आप कौन हो मेरे लिए? सप्लायर। You are supplier for me, okay? But in that case, what I am to you, I am a recipient. Recipient is a person who receive the supply of goods and services, who receive the goods after purchases, okay? Maybe on credit or on cash. That is not important here. What is important here is you receive goods or services. That is known as, that particular person is known as recipient. Now what recipient has to do when he has purchased those goods and services from you? What that particular person has to do, he has to pay something in return to you. That is known as consideration. So that is the first point which has been disclosed here. I will have to pay, no, because I'm purchasing from you. So maybe after 1 month or maybe on the spot, but I will have to pay you. Yes, I will have to pay you. What amount of money is not important. At what time is not important. But I am going to pay you. Therefore, the first point speaks about that. Where a consideration is payable, payable means maybe in the future for the supply of goods or services or both. Maybe I have taken goods also, maybe I have purchased services also from you. Okay, or maybe either of the things have been purchased by me. Maybe only goods, maybe only services, or both. So the person is liable to pay that consideration. Okay, that means I am, because I'm purchasing from you, therefore I become liable. Liable means compulsory. There is no option that you have to choose between the two. No, you are liable to pay for that. Liable means you have to compulsory pay for that. You are obliged to pay for that. Okay, now second point is where no consideration is payable for supply of goods or services. The person to whom goods are delivered are made available, or to whom possession or use of goods is given or made available. कभी कभी क्या होता है, सेकेंड एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको। कभी कभी क्या होता है, देखो, अब मेरी कंपनी है, ठीक है, अब मेरी ब्रांच है ना वो दूसरे स्टेट में है। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ ये सेकेंड पॉइंट एक्सप्लेन करने के लिए। अब एक मशीन मेरे पास थी, ठीक है। अब मेरी ब्रांच को ना मशीन की जरूरत पड़ी और मेरे पास एक्स्ट्रा मशीन थी वो। तो मैंने क्या किया, वो मशीन है ना अपने ब्रांच को भेजी, बोला थोड़े दिन के लिए यूज करो, और फिर जब तक आपकी मशीन ऑर्डर नहीं हो जाती है, मिल नहीं जाती है, till then you can use it and then you can return it back to me. So time being, ये टाइम बीइंग के लिए जब तक मेरी ब्रांच के पास ये मशीन थी, वो यूज कर रही थी, तो मैंने उससे कुछ चार्ज नहीं लिया, रेंट नहीं लिया. No consideration. Nothing has to be paid by that branch to me. Okay. So where no consideration is payable for supply of goods. No consideration तो उसी केस में आता है ना जिसमें हम ब्रांच इंटर कंपनी में, इंट्रा कंपनी में ट्रांसफर करते हैं, या इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शंस करते हैं, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ट्रांजैक्शंस हुए, है ना। तो इसीलिए तो होता है नो कंसिडरेशन। अगर आप रिलेटेड पर्सन को ट्रांसफर करते हो, देखो दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक रिलेटेड पर्सन, एक डिस्टिंक्ट पर्सन। रिलेटेड पर्सन मीन्स आपके, आपसे जो मिलते जुलते हैं और आपके कनेक्शन में हैं और आपके साथ हैं, जिनसे आप चार्ज नहीं करते हो, है ना। जैसे रिलेटिव्स को आपने कोई कोई पर्टिकुलर एक चीज खरीदी, समझो एक ड्रेस खरीदा, आपको वो अच्छा नहीं लग रहा, तो आप रिलेटिव को दे दोगे, and you will not charge from them because they are relatives, because she is my mom, because he is my father, because she is my sister, maybe sister in law, तो हम उनसे चार्ज नहीं करेंगे ना, ठीक है। तो वो सेम केस है यहाँ पे, where no consideration is payable for supply, but still because you have supplied goods to somebody, then somebody becomes recipient. You are supplier, then the opposite party becomes recipient. No, whether or not you pay or something or not, whether or not you pay your consideration, you become recipient. I repeat, whether or not you pay something in consideration, you become recipient.
ठीक है, वो मायने नहीं रखता आप कितना पे कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। आप सप्लाई को देखो, गुड्स तो सप्लाई हुए ना, देयरफॉर गुड सप्लाई हुए मतलब आपने सामने वाले को गुड सप्लाई किया, मतलब सामने वाला कौन सी डेफिनेशन के अंडर में आ गया, 2 सबसेक्शन 93 रेसिपिएंट बन गया वो। अच्छा, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, वेयर नो कंसिडरेशन इज पेबल फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज द पर्सन टू होम द सर्विसेज इज रेंडर्ड। ऊपर गुड्स थे, नीचे सर्विस है, बी में था सर्विसेज, नीचे सी में सर्विस, सॉरी बी में थे गुड्स, सी में है सर्विसेज, बस यही डिफरेंस है और कुछ डिफरेंस नहीं है। एंड एनी अदर रेफरेंस टू पर्सन टू whom a supply is made shall be conducted as reference to recipient। और किसी भी रेफरेंस से आपने किसी पर्सन को सप्लाई किया है तो उसे हम रेसिपिएंट मानेंगे, जिसको सप्लाई किया है। हाँ, आई रिपीट अगेन, ठीक है। अच्छा, इसमें ये भी इंक्लूड होता है कि अगर आपने एजेंट, आप सिर्फ एजेंट हो, एक्टिंग एज एन बिहाफ ऑफ रेसिपिएंट इन रिलेशन टू गुड्स और सर्विसेज और बोथ। अब आपने शॉपकीपर से खरीदा, ठीक है, मैं क्या बोल रही हूँ ध्यान से सुनो। आपने शॉपकीपर से खरीदा, अब शॉपकीपर आपको बेच रहा है, ही बिकम सप्लायर, now you have to sell it to somebody else, you are an agent between two parties, ठीक है। सर्विसेज सप्लाई करने के लिए आप एज एन एजेंट हो, तो एजेंट को भी यहाँ पे रेसिपिएंट माना गया है, क्योंकि उसने तो सर्विसेज ली ना आपसे, बेशक वो आगे बेच रहा है, रेसिपिएंट कोई और होगा, लेकिन वो एजेंट बन के ट्रीट हो रहा है, तो एजेंट विल बी ट्रीटेड एज एन रेसिपिएंट ऑफ दैट पर्टिकुलर सर्विस और गुड। ठीक है, समझ में आया रेसिपिएंट का मतलब क्या होता है। इसमें कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछिए, what do you mean by recipient? So if you have any doubt, please ask me. Clear हुआ recipient कौन होता है? If I say Mr. A has supplied goods to Mr. B, so who is recipient in this case? Tell me. You can unmute and tell me. That's okay. Who is recipient in this example? Mr. A has supplied goods to Mr. B. So in this case, who is the recipient? Mr. B. Very good. Very good, Niti. Right. Correct answers. Correct. Very good. Mr. B, because he is receiving, no? So recipient, you can remember this way. Somebody who is receiving becomes recipient. Okay. So let's go forward. Consideration. To subsection 31 says, what do you mean by consideration? Consideration is in relation to supply of goods and services. हाँ, consideration क्या होता है वो आपको पता ही है। अच्छा, क्या होता है ये, जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को गुड्स सप्लाई कर रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, पर्सन। So who is person may not be an individual only. Okay, I again come to that definition. When anywhere you see there is a word person, that means you have to associate that particular word with this particular definition, because you don't have to confine this definition into only one particular word that is known as individual. No, Hindu undivided family becomes also a person. So maybe a company is supplying goods to a firm, maybe a company to another company, maybe a partnership formed to an individual, maybe Hindu undivided family business is supplying goods to maybe local authority, right? That may not be the case, but I'm just giving you an example. Okay, so again here consideration in relation to supply of goods and services. सी, जब हम चीज़ें सुनते हैं ना तो बहुत चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। आपको लगता होगा मैम का लेक्चर बहुत बोरिंग है, डेफिनेशन समझा रहे हैं, लेकिन है ना बहुत इंपॉर्टेंट भी है। आपको जितना आप सुनेंगे ना वो चीज़ें समझ में आने लगती हैं, एंड देन सुनने से ना 50% चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, और फिर जब आप उसको पढ़ते हैं, खुद से लिख लिख के पढ़ेंगे ना, 100% आपका क्लियर हो जाएगा। ओनली पढ़ने से 80% होता है, लिखने से वो 20% जो होता है ना, वो लिख के लर्न करने से क्लियर हो जाती है चीज़ें, एंड देन दैट पर्टिकुलर थिंग फिट्स इन योर माइंड। ठीक है ना, तो आप
मुझे पता है डेफिनेशंस थोड़े बोरिंग हैं, बट स्टिल बिकॉज आपके सिलेबस में भी बहुत ज़्यादा डेफिनेशंस हैं, सो आई विल हैव टू, आई कैन नॉट स्किप एनीथिंग. अच्छा, आवाज़ ब्रेक हो रही है क्या? ओके, सो इट्स क्लियर आई होप. मैं स्टार्ट करती हूँ. मुझे दिखा रहा है एक पॉपअप, योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल. So you guys let me know if my voice again, I mean, it is breaking again. Please let me know, okay? So consideration is in relation to supply of goods or services. Okay, that means whenever a person supply goods or services to another person, so that another person has to pay something in return to that particular person from whom he has purchased. Right? In the example of Mr. A supplying goods to Mr. B, who is recipient? Mr. B. So therefore, Mr. B has to pay in consideration. No, always remember, a recipient has to pay consideration because he is purchasing goods, he is receiving goods, or maybe services, or maybe both. So he has to pay something in return to supplier. Okay. Any payment made or to be made. See, that's what I told you before also. At the earlier slide, when we were at the earlier slide, I told you whether you pay right now on the spot or you pay at a certain date in the future. That's not important. You have to pay. No, you are liable to pay. So that's what is written here. Any payment made. Made means या तो हो गई or to be made. फ्यूचर में करने वाले, whether in money or otherwise. मनी और अदरवाइज मतलब कैश इन काइंड, मतलब आप या तो मनी में पे करने वाले हो या तो कोई एक पर्टिकुलर कमोडिटी उनको देने वाले, कोई एक चीज के बदले दूसरी चीज. ठीक है. इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन रिस्पॉन्स टू, और फॉर द इंड्यूसमेंट ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस. इंड्यूसमेंट मीन्स involving in supply of goods and services. Okay, when two parties coming together to one is supplying and other one is receiving goods and services, that is known as in response to supply of goods and services. It has a same meaning. So it has a one meaning: in respect, in response to, for inducement of. It has a one meaning. Okay, for supply of goods and services, because only the consideration will play important role only when there is supply of goods and services, otherwise not. Okay, whether by the recipient or by any other person shall but shall not include any subsidy given by central or state government. इसमें सब्सिडी नहीं मानेंगे, इसमें सब्सिडी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको दिया ना, उसे कंसिडरेशन नहीं मानेंगे हम. ठीक है. सब्सिडी को छोड़ के बाकी सारी चीजें, अगर आपने कुछ गुड्स को सप्लाई किया, तो अगर आपने गुड्स को सप्लाई किया और आपको उसके अगेंस्ट में कुछ भी मिला, कुछ भी, मे बी इन मनी, मे बी इन कैश इन काइंड, तो उसे क्या कहेंगे हम? कंसिडरेशन. ठीक है. ओके, आप अगर वॉइस ब्रेक हो ना तो मुझे आप फिर से लिखिए, मैं स्टॉप करके रिपीट करूंगी. ओके, आई विल गो फॉरवर्ड नाउ. मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फॉरबियरेंस, मतलब जो मॉनेटरी वैल्यू है, whether or not voluntary, in respect of response of or inducement of supply of goods and services, whether the recipient or any other person, but shall not include subsidy. मतलब इसमें मॉनेटरी वैल्यू भी आ सकती है, सिर्फ मॉनेटरी वैल्यू भी इन्वॉल्व हो सकती है. मतलब कैश के अगेंस्ट में आपने किसी को पे किया हो, आपकी मर्जी, आप कितना पे कर रहे हो, वो कितना डिसाइड हुआ, वैल्यू कितना डिसाइड हुआ, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट देयर इज समथिंग दैट यू हैव टू पे टू सम पार्टी, और मे बी आपके बिहाफ पे आप कोई पे कर रहा है. देखो लिखा हुआ है, वेदर बाय रेसिपिएंट और एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ, मतलब आपके बिहाफ पे कोई और पे कर रहा है. सो दैट ऑल्सो कैन बी काउंटेड एज कंसिडरेशन, बिकॉज सप्लाई के बाद आपने कुछ तो सामने वाले को पहुंचाया ना, सो दैट इज कंसिडरेशन. Provided that deposit given in respect of supply of goods and services or both shall not be considered as payment made for such supply unless the supplier applies the deposited consideration to said supply. Means इसका मतलब शॉर्ट में बताऊं क्या है, इसका मतलब ये है कि वाकई में सप्लाई होना चाहिए तभी आप डिपॉजिट दे रहे हो ना सामने वाले को.
तभी तो कुछ आप उनको सर्विसेज पहुंचा, आई मीन फंड्स मॉनेटरी वैल्यू में पहुंचा रहे हो, पे कर रहे हो, ये पे करने वाले हो, है ना। सॉरी। सो इट इज द थर्ड पॉइंट सेज कि ये डिपॉजिट तभी माना जाएगा जब आपने एक्चुअली सप्लाई किया है, एक्चुअली में सप्लायर ने डिपॉजिट किया है गुड्स एंड सर्विसेज को, फॉर विच इन अगेंस्ट ही इज चार्जिंग यू द कंसिडरेशन प्राइस, ठीक है, या मनी। समझ में आया सबको इतना? ये कंसिडरेशन में जो पॉइंट दी हुई है वो क्लियर हुई सबको? तो हम आगे बढ़ें। हो रहा है रिकॉर्ड हो रहा है, डोंट वरी। वो जस्ट नाउ मैंने बंद किया, मुझे लगा मेरा आवाज क्रैक हो रहा है ना, इसलिए। ओके मैम। हाँ जी, हो रहा है, डोंट वरी। आप मुझे बताइए ये पहले वाली स्लाइड सबको क्लियर है? तो आगे बढ़े। फर्स्ट पॉइंट, ओके। फर्स्ट पॉइंट में कुछ नहीं, ये लिखा हुआ है कि आपने अगर सप्लाई किया है ना, समझो आपने सप्लाई किया, तो उसके रेस्पॉन्स में, मतलब उसके अगेंस्ट में, उसके इंड्यूसमेंट मतलब उसके उसके रेस्पॉन्स में, क्योंकि आपने सप्लाई किया तो उसके रेस्पॉन्स में या तो रेसिपिएंट या तो उसके बिहाफ में कोई और पर्सन, उसका एजेंट में भी आपको पेमेंट करके जाएगा, या फ्यूचर में करके जाएगा, या ऑन द स्पॉट, उसे कहते हैं कंसिडरेशन। लेकिन जब हम गवर्नमेंट को गुड सप्लाई करते हैं और गवर्नमेंट हमको सब्सिडी देती है ना, उसे हम कंसिडरेशन के डेफिनेशन में नहीं ले रहे हैं। ऐसा जीएसटी के डेफिनेशन 2 सबसेक्शन 31 में बोला गया है कि जो गवर्नमेंट को हम गुड्स देते हैं, गवर्नमेंट हमको सब्सिडी प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट हमको सब्सिडी प्रोवाइड करती है ना, अभी आपको पता होगा, अब मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, इसके बहुत बड़ा नहीं तो एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। पता है आपको सब्सिडी क्या होते हैं, है ना? तो सबको पता होता है सब्सिडीज क्या होती है। गवर्नमेंट हमको हमारे गुड्स से रिलेटेड एक्स्ट्रा ये बेनिफिट्स देती है, सब्सिडीज देती है। आप पढ़ो देखो सब्सिडी के बारे में, नहीं पता हो तो, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट को जब हम गुड्स सप्लाई करते हैं तो वो सब्सिडी मिलती है हमको, ठीक है। तो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के बोलने पर जहाँ गुड्स सप्लाई किए जाते हैं तो हमको सब्सिडी मिलती है, उससे कंसिडरेशन नहीं मानना, क्योंकि वो तो गवर्नमेंट ने दिया है। अब तो जब आप गुड्स सप्लाई जहाँ किए हैं ना, उसका प्राइस तो आपको अलग से मिलना है ना, सो दैट इज नोन एज कंसिडरेशन। सब्सिडी को हम कंसिडरेशन नहीं मानते, ठीक है। ये कह रहा है वो फर्स्ट पॉइंट में। और फिर नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है मनी, जो मॉनेटरी वैल्यू है ना, उससे हम रिसीव करते हैं। मे बी कितना वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हम मॉनेटरी वैल्यू रिसीव कर सकते हैं इसमें, ठीक है। या तो उस पर्सन से या तो उसके एजेंट से, मतलब उसके बिहाफ पे कोई और पर्सन मुझे पे करके गया, बट वापस लिखा हुआ डज नॉट इंक्लूड सब्सिडी गिवन बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। और कुछ क्लियर करना है कि हो गया? आगे बढ़ें। कंसिडरेशन का पॉइंट हो गया, आगे बढ़े। आई मीन एग्जाम्पल भी है, आप रेफर करो, देखो। अ रेस्टोरेंट ऑफर फ्री मील्स टू ड्राइवर्स ऑफ बसेस कैरिंग पैसेंजर्स एज एन इंड्यूसमेंट टू ब्रिंग पोटेंशियल, इंड्यूसमेंट मतलब इन रेस्पॉन्स टू, क्योंकि आपको आपको उन्होंने कुछ दिया तो उसके अगेंस्ट में आप कुछ दे रहे हो, उसे कहते हैं इन रेस्पॉन्स टू, और एन इंड्यूसमेंट टू, ठीक है, एज एन इंड्यूसमेंट टू, उसे वो इट हैज अ सेम मीनिंग, ओके, डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद द वर्ड्स। आपने क्या किया, आप रेस्टोरेंट चलाते हैं, ठीक है, आपने ना कुछ ड्राइवर्स रखे हुए हैं, बसेस रखी हुई हैं, अब वो आपके लिए पोटेंशियल कस्टमर्स लाते हैं आपके बिजनेस प्रीमाइसेस तक। मतलब आपने देखा है, देखो हम बसेस में ना एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल कर रहे हैं, बहुत लंबा, मतलब 6 घंटे का ट्रैवलिंग है, तो लोग ना बस से ट्रैवल करते हैं। अब है ना, बस ड्राइवर होता है ना, वो वहीं रुकाएगा बस को जहाँ से उसको कमीशन मिलनी है, उसी रेस्टोरेंट वाले के पास रुकाएगा, या उसको खाना फ्री में मिलेगा, कुछ तो रेस्टोरेंट वाले को भी देना पड़ेगा ना, क्योंकि वो बस ड्राइवर ने सारे पैसेंजर्स को, कितने पैसेंजर्स होते हैं, मोर देन 30 40 50 में भी एक बस में, तो सारे पैसेंजर्स आपके रेस्टोरेंट में आके खाना खा रहे हैं, है ना, बीच में ऑन द वे, ठीक है, वाइल ऑन द वे टू रीच द डेस्टिनेशन हम लोगों ने बीच में बस रुकाई,
और सारे कस्टमर्स आपके यहाँ खा रहे हैं, तो सारे ड्राइवर्स को रेस्टोरेंट ने फ्री में मील्स दिया, ठीक है. सिंस द मील्स वर नॉट गिवन टू द ड्राइवर्स ऑफ एम्प्टी बसेस, therefore there is a direct link between act of bringing the passengers to food outlet and provision of the free meals. So consideration here is free meals provided. देखो पैसे तो नहीं दे रहे हैं हम ड्राइवर को, कमीशन तो नहीं दे रहे हैं, कुछ भी अमाउंट तो नहीं दिया, लेकिन क्योंकि क्योंकि वो खाली बस लेके आया तब मैंने उसको फ्री मील नहीं दिया, वो पैसेंजर्स को लेकर आया मेरे रेस्टोरेंट में सो दैट दे कैन एंजॉय मील हियर एंड आई कैन अर्न सो मच अमाउंट. देयरफॉर मेरा जो रेस्टोरेंट है वो इस बस ड्राइवर की वजह से ज्यादा चला, and therefore I'm providing free meals. So there is a consideration, no? So what is the consideration? Consideration has to be paid by receiver. Who is receiving? A restaurant person is receiving. What he is receiving? बस ड्राइवर उसको पैसेंजर्स दे रहा है, जो पैसेंजर्स अभी यहाँ पे खाना खाएंगे, ठीक है ना. तो बस ड्राइवर ने सर्विस प्रोवाइड की अपनी, ठीक है. सर्विस क्या प्रोवाइड की? पैसेंजर्स को यहाँ ले आया, कहीं और भी लेके जा सकता था, बाजू में रेस्टोरेंट दूसरा भी है, ढाबा दूसरा भी है, लेकिन वो यहीं ले आया, ठीक है ना. तो अब ड्राइवर को फ्री में खाना मिलेगा, तो जो ड्राइवर को खाना फ्री में मिला ना, दैट इज कंसिडरेशन पेड बाय रेस्टोरेंट पर्सन. इज दैट एग्जाम्पल क्लियर? ठीक है. आप सेकेंड एग्जाम्पल पढ़ो. आप गिविंग यू 2 minutes टू रीड दैट सेकेंड एग्जाम्पल.